Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन 8 टाइम्स। WHO ने एक लिमिट सेट करी हुई है एयर पॉल्यूटेंट्स की, सर्टेन एयर पॉल्यूटेंट्स की, वो अपनी लिमिट से कितने ज़्यादा हैं आगे, 8 टाइम्स आगे हैं। एंड इन विंटर्स दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है दैट डिटीरियोरेट्स सो मच कि ये वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में भी चली जाती है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस 8 टाइम्स जो आपका WHO लिमिट है। तो WHO ने क्या क्या लिमिट सेट करी है, कौन कौन से आपके पॉल्यूटेंट्स के लिए, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। फिर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन से पॉल्यूटेंट्स के लिए जाता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन लेटर ऑन हमारे पास आता है एक BRS अपोजेस फोर्सिबल एविक्शन ऑफ पीपल फॉर मूसी प्रोजेक्ट। तो इस आर्टिकल में इट इज़ अ पॉलिटिकल फाइट आप ये बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूसी प्रोजेक्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। We will be discussing here about the Musi River. Then spotted locust invade farms in Idukki district of Kerala. यहाँ पर जो spotted locust हैं उन्होंने हार्म किया है क्रॉप्स को, बहुत ज़्यादा बनाना क्रॉप्स को हार्म किया है, कोकोनट क्रॉप्स को हार्म किया है। ऑलरेडी स्नेल्स ने हार्म किया था कार्डमम क्रॉप्स को एंड नाउ अगेन दी क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। एंड उसका क्या रीज़न है, ये एकदम से ये जो स्पॉटेड लोकस्ट का स्वॉर्म आया है, क्या रीज़न इसका है ये हम डिस्कस करेंगे। देन मोदी टू विजिट रशिया नेक्स्ट वीक टू टेक पार्ट इन ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनुअली ब्रिक्स समिट होती है, इस बार कहाँ हो रही है, पिछली बार क्या हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या मेजर आउटकम उसका निकला था, वी विल बी डिस्कसिंग इट। जो अब की बार समिट होने वाली है उसका क्या आउटकम होगा आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। देन हाउस पैनल टू डेलिब्रेट ऑन इंडियाज रेडीनेस टू डील विद नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। अब यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस बनाई गई है, उसके पास 17 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डेलिब्रेशन करने की जरूरत है। उनमें से एक टॉपिक है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। नॉन काइनेटिक और काइनेटिक वॉरफेयर में क्या फर्क है, क्या इंडिया इसके लिए रेडी है, तो ये सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू चाइल्ड बेट्रोथल्स आर अप्लॉयड टू एस्केप पनिशमेंट। चाइल्ड बेट्रोथल्स, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड बेट्रोथल्स में क्या फर्क है, ये इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। क्या गाइडलाइंस हैं, कौन सा कानून इसके लिए है, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या स्टेप ले रहे हैं, नेशनल लेवल पे हमने क्या स्टेप लिया हुआ है, ये डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड प्राइम मिनिस्टर सेट टू लॉन्च नेशनल लर्निंग वीक टुडे। अब प्राइम मिनिस्टर हैज सेट टू लॉन्च कर्म योगी सप्ताह, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा एयर पोल्यूशन 8 टाइम्स WHO's लिमिट। तो WHO ने इस आर्टिकल से हमें क्या पता चल रहा है कि WHO ने कोई लिमिट यहाँ पर सेट करी होगी, लेकिन दिल्ली में जो अब कैटेगरी है, जो अब उसकी सिवियरिटी है पोल्यूटेंट्स की, वो 8 टाइम्स बढ़ गई है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए कि कौन सी लिमिट है WHO की, ठीक है। इसके ऊपर UPSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर WHO ने गाइडलाइंस दी हुई है इन पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, राइट। PM 2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने यही बात करी थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। तो WHO की जो गाइडलाइंस है उसमें पॉल्यूटेंट्स जो इंक्लूडेड हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही आता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर 2005 की जो सबसे पहले जो ये लिमिट दी गई है, सबसे पहले 2005 में दी गई थी, अब इसको रिवाइज किया गया है 2021 में। तो ये हमारे लिए 2005 की इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 2021 का। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज दी एवरेजिंग टाइम, कि इस एवरेज ड्यूरेशन के ड्यूरिंग कितनी कंसंट्रेशन अलाउड है, परमिटेड है, कि इतनी है तो ठीक है, इससे ज़्यादा जब अगर बढ़ रही है तो वो एक मुश्किल की बात है, वो एक परेशानी की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर PM 2.5 की पॉल्यूटेंट की लिमिट एनुअल क्या रखी गई है, 5 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन 24 आवर्स की कितनी है, 15, कि डेली अगर एक दिन की हम एवरेज देखें तो 15 जा सकती है, लेकिन जब हम पूरे साल की एवरेज निकालें तो वो 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये मतलब क्या है कि कोई टाइम ऐसा हो सकता है, कोई मंथ ऐसा हो सकता है जिसमें 15 जा सकती है, जिसमें 5 से ऊपर जा सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, लेकिन जब हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो वो 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 से
ऊपर है तो आपकी जो एयर क्वालिटी है दैट इज हिंडर्ड, दैट इज टेम्पर्ड। देन उसके बाद PM10 की क्वालिटी अगर हम देखें एनुअल में 15 है एंड 24 आवर्स में 45 है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, ये आपने नोट डाउन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आप अपने स्टिकी नोट्स पर भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यू माइट टेक दिस स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके दोबारा स्टार्ट करते हैं। PM10 की जब हम बात करते हैं एनुअल, हमेशा याद रखिए कि एनुअल की जो लिमिट है वो कम है। PM2.5 PM10 दोनों में एनुअल की लिमिट है 15 एंड 24 आवर्स की है 45। ये वाला मैंने पार्ट इसलिए डाला है यहाँ पर बिकॉज इसमें कंपैरिजन हो सकता है कि इसको डिक्रीज किया है ना, लिमिट को इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज ही किया है। देन उसके बाद अगर हम ओजोन की बात करें तो पीक सीजन में इसका 60 हो सकता है लिमिट, और अगर हम 8 आवर्स की बात करें तो दिस इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर 24 आवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, 8 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो इट कैन बी अप टू 100, ठीक है, 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एनुअल एंड 24 आवर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज 10 एंड 25। जब हम SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, इन दोनों का 24 आवर्स की ही एवरेज ली गई है 40 एंड 4। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एनवायरमेंट जब आप पढ़ते हैं दैट इज GS पेपर 3, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट निकल के आ सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। दिस इज अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ मेजरमेंट। इंडेक्स जहां लग जाता है तो वो मेजर करता है किसी चीज को, तो यहां पर क्या मेजर कर रहा है? इंडेक्स एयर क्वालिटी को मेजर कर रहा है। इट इज अ कलर कोडेड मेजरमेंट कि अगर इस कलर में फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलर डेजिग्नेट कर रहे हैं। कलर मतलब कि अगर जो मेजर कर रहे हैं हम सर्टेन पॉल्यूटेंट्स का एक क्राइटेरिया है, 8 पॉल्यूटेंट्स हमारे पास है, उनका क्राइटेरिया, उनको हम कंसेंट्रेशन उनकी मेजर करते हैं एंड देन वी टेक आउट द स्कोर। तो यहाँ पर हम बात करें 0 से 50 का जो स्कोर है वो गुड कैटेगरी में आता है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से 200 मॉडरेट है, इट्स फाइन, ठीक है, अब तक सही चल रहा है। 200 से ऊपर जाते ही आपका पुअर शुरू हो जाता है एंड 300 से 400 इट इज वेरी पुअर। तो अभी विंटर डेज में, विंटर सीजन में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है दैट हैज गॉन फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर एंड इट माइट ऑल्सो वर्सन विद टाइम, इट माइट ऑल्सो गो टू दी सीवियर कैटेगरी। ठीक है, यही बात आर्टिकल में करी गई है। तो 400 से जब हम ऊपर जाते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सीवियर कैटेगरी। सो दीज आर दी कैटेगरीज फॉर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हेल्प करता है पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट को टू नोट डाउन कि एयर क्वालिटी कैसी है और क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी स्वच्छ भारत कैंपेन। ठीक है, 2014 में AQI लॉन्च किया गया था। नाउ AQI की अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं पहले भी। PM2.5 PM10 साथ में याद करना है, अमोनिया एंड लेड आपने साथ में क्लब करके याद करना है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड साथ में, एंड देन ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। ये आपको ऐसे क्लब करके दो दो के पेयर में जब याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा याद करना। ठीक है, ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं आपके पास, PM2.5 PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन ओजोन एंड दी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगेन देयर आर सम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। ये 1981 की जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आई थी उसके बाद ये लॉन्च किया गया था एंड 2019 में इनको रिवाइज किया गया था गाइडलाइंस को। तो इसमें भी आपके कुछ सर्टेन पॉल्यूटेंट्स दिए गए हैं, लेकिन फर्क क्या है ये पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन दी NAAQS दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बट नॉट इंक्लूडेड इन दी एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI में कौन से इनमें से ऐसे नहीं है? क्योंकि इसमें कितने पॉल्यूटेंट्स हैं? 12 पॉल्यूटेंट्स हैं और AQI में कितने थे? 8 पॉल्यूटेंट्स थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये 4 स्पेशल पॉल्यूटेंट्स तो याद करने ही है, अदरवाइज बाकी सारे 8 कॉमन ही हैं। तो 8 तो आपको पहले ही याद हो गए होंगे, PM10 PM2.5 SO2 NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन एंड लेड। अब यहाँ पे 4 अलग कौन से हैं? 2 तो बेंजीन से रिलेटेड हैं, बेंजीन एंड बेंजोपायरीन है, एंड आर्सेनिक एंड निकल। ये 2 अलग से आपको यहाँ पे मेटल देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 12 पॉल्यूटेंट्स किसमें हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स किसमें हैं, WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसकी जो लिमिट है एनुअल कितनी है, और आपकी जो पर डे पर 24 आवर्स में कितनी है। ओजोन की हम 8 आवर्स में दिखते हैं, और अगर हम बात करें आपकी जो
PM 2.5, PM 10 है, उसकी हम कब देखते हैं, कितनी एनुअल है, कितनी आपकी एवरेज, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है एंड पूछा जा सकता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति ने क्वेश्चन किया है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को कि इतने सारे लाखों में लोग क्यों एविक्ट किए गए हैं फ्रॉम द बफर जोन ऑफ दिस मूसी प्रोजेक्ट, राइट। तो इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, काइंड ऑफ पॉलिटिकल फाइट है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मूसी प्रोजेक्ट एंड ओवरऑल मूसी रिवर, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। मूसी रिवर के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता ही आता है। तो आपके लिए जितनी भी करंट, वैसे तो जो आपकी स्टैटिक रिवर्स हैं जो आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, वो सारी रिवर्स आपके लिए तो इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई एक डिफरेंट रिवर आपसे पूछा जाता है तो ये आपने कई बार देखा होगा कि वो किसी ना किसी तरह न्यूज में रही ही होगी, दैट्स व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड। तो हो सकता है इस बार मूसी रिवर पे क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज मूसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट एलिगेशंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो मूसी प्रोजेक्ट क्या है, एक ये डैम और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और मूसी रिवर कहां पर है, तेलंगाना जो स्टेट है, साउदर्न स्टेट है तेलंगाना, वहां से फ्लो करती है। ओरिजिनेशन इसका कहां से है, अनंतगिरी हिल्स। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ओरिजिनेट कहां होती है, आपकी जो फ्लो इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग अरेबियन सी में होती है या फिर आपके बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देन इट इज अ ट्रिब्यूटरी, कौन सी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब की बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो उसमें से एक नाम आपको मूसी दे दिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए मूसी इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। इसको पहले मुचकुंडा रिवर के नाम से जाना जाता था। एंड हैदराबाद स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड हैदराबाद इंटू टू पार्ट्स। हैदराबाद जो सिटी है उसको दो पार्ट में कौन सी रिवर डिवाइड करती है, तो इट इज मूसी रिवर, ठीक है। मूसी रिवर डिवाइड द हैदराबाद स्टेट इनटू हैदराबाद सिटी इनटू टू पार्ट्स। एंड इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट डैम्स ऑलरेडी बिल्ट है, दैट इज हिमायत सागर एंड उस्मान सागर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मूसी रिवर इज इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है जी। चलते हैं आगे। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो साउदर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली केरला, एक ऑलरेडी आपका पैराकीट एंड स्नेल जो अटैक है वो हो चुका है कार्डमम क्रॉप पे। उसकी वजह से सारी की सारी क्रॉप्स खराब हो गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकस्ट स्वॉर्म, लोकस्ट क्या होते हैं, काइंड ऑफ ग्रास होपर आप बोल सकते हो। तो ग्रास होपर्स कैन फ्लाई अप टू 150 किलोमीटर पर डे, इतना दूर से वो आ सकते हैं। तो जो आपके स्पॉटेड लोकस्ट जिन्होंने अटैक किया है कोकोनट प्लांटेशन पे और आपके बनाना प्लांटेशन पे, उनकी क्रॉप्स के पूरे जो पेड़ हैं वो खत्म कर दिए एकदम से। तो ये जो स्वॉर्म है ये आया कहाँ से, जो स्पॉटेड लोकस्ट होते हैं ये मेजरली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से ही फ्लाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर तक ये एक दिन में उड़ जाते हैं। एंड दे कैन ईट सो मच, अपने जो वेट है उससे 5 गुना भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे डिस्ट्रॉय मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप। जब भी ये अटैक होता है तो जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं क्रॉप्स के ऊपर। सॉइल के अंदर नीम ऑयल भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल भी मिला सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो वार्निंग सिस्टम है वो आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो ये अटैक है, पेस्ट अटैक है, ये हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो जो ये पेस्ट हैं दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हम इनको बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है उसी तरीके से ये ट्रिगर होते हैं एंड देन दे फ्लाई वेरी इन द फार एरियाज एंड देन दे डिस्ट्रॉय द कंप्लीट क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में वेरिएशन आता है या फिर रेनफॉल में वेरिएशन आता है तब ये बहुत दूर तक फ्लाई करके जाते हैं इन दी सर्च ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या होता है, ये अटैक करते हैं। इससे पहले स्नेल अटैक हुआ था कार्डमम में, कार्डमम प्लांटेशन में, एंड नाउ दिस ग्रास होपर अटैक इन पार्ट्स ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। इसकी वजह से क्या है, जो क्लाइमेट पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। दीज आर द डायरेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न। सच क्लाइमेट वेरिएशन शुड नेगेटिवली इंपैक्ट द लाइवलीहुड। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, जिनकी क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा।
और ये इंसेक्ट्स जो हैं ये किसके ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, कोकोनट, बनाना, कार्डमम, पेपर एंड इवन लार्ज ट्रीज को भी ये हार्म कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़। ये आपके लिए एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स। अभी इस साल 16th एनुअल समिट होने वाली है रशिया में, कजान में, रशिया में ये एनुअल समिट होने वाली है। लास्ट ईयर 2023 में ये 15th समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की जो समिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज न्यू मेंबर्स वर एडमिटेड। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले जो जिम ओ'नील के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इनने सबसे पहले ब्रिक एक नाम दिया था। इस एस से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ब्रिक मतलब प्लूरल फॉर्म में दिखाने के लिए ब्रिक्स लिख दिया है, अदरवाइज इनिशियली ये नाम ब्रिक ही था। उन्होंने 2001 में ये ब्रिक नाम सजेस्ट किया था एंड फाइनली जब G8 जो जिसको अब हम G7 बोलते हैं, उनकी ग्रुपिंग, उनकी मीटिंग के साइड में ये ग्रुपिंग हुई थी फॉर्मलाइज 2006 में, और पहली मीटिंग रशिया में हुई थी 2009 में। ठीक है, तो ब्रिक का मतलब क्या है? BRICS। ब्रिक्स का मतलब क्या? 2010 में 2010 में फाइनली साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया एंड नाउ वी नो इट ब्रिक्स, नाउ वी नो इट एज ब्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट यहां पर नेशंस हैं इसके नाम के। तो ये इनका एम क्या है? ब्रिक्स नेशन का एम क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन देना एंड एक दूसरे की म्यूचुअल डेवलपमेंट पे हेल्प करना, जितने भी मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, तो अब की बार जो समिट होने वाली है 16th एनुअल समिट, दैट इज टेकिंग प्लेस इन रशिया। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सबसे पहली समिट थी वो भी 2009 में रशिया में ही हुई थी। जो फॉर्मलाइजेशन था दैट टुक प्लेस इन 2006। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें 15वीं जो आपकी समिट है, 15th समिट जो हुई थी, उसमें नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। 5 न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी एंड UAE। हालांकि अर्जेंटीना को भी ऐड करने वाले थे लेकिन अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इजिप्ट, इथियोपिया, क्या ये भी मेंबर्स हैं ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स के? तो यस, दे हैव ज्वाइंड परमानेंटली, they have joined this BRICS grouping as permanent members। एंड यहां पर जब ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, इन्होंने ये लॉन्च किया था। एंड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जब भी कोई इमरजेंसी हो उसके लिए रिजर्व अरेंजमेंट बना के रखना है फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर नेशन। तो ये एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। इसकी जो अभी मीटिंग होने वाली है 16th एनुअल समिट जो होती है, राइट, जो अभी रशिया में होने वाली है, उसके बारे में हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, जो भी आउटकम्स होंगे इस समिट के। ठीक है, देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे दैट यहां पर बात करी गई है कि 17 ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात कर रही है स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड वॉरफेयर, या जिसको हम बोल देते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। आइए डिस्कस करते हैं काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में क्या फर्क है। अगर हम सिंपल देखें, काइनेटिक वॉर में डायरेक्टली आर्मीज इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्टली आर्मी के ऊपर ही अटैक होता है। आप राइट, तो काइनेटिक वॉरफेयर टिपिकली मीन्स मिलिट्री एम्प्लॉइंग अ रेंज ऑफ वेपन्स, वेपन से, मिलिट्री के वेपन से यहाँ पे वॉर चलता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंटली वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड सिनारियो चल रहा है, अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, अगर हम बात करें इजराइल पैलेस्टीन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर, जिसको एक नाम दिया गया है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। ठीक है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कौन सा वॉरफेयर होता है? जिसमें आपका दूसरी मिलिट्री ऑब्जेक्ट से अलावा दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन अटैक हो सकता है, साइकोलॉजिकल मतलब सिटीजन्स को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना, एंड इकोनॉमिक हर्डल्स क्रिएट करना, ट्रेड हर्डल्स क्रिएट करना, फूड हर्डल्स क्रिएट करना, ये सारे कौन से हैं अमंग अदर्स। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मतलब आर्मी जब डायरेक्टली इंडल्ज होती है, डायरेक्टली वेपन्स को यूज कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक वॉरफेयर। लेकिन जब यहाँ पे हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके साइबर अटैक्स आ गए, इसमें इंफॉर्मेशन अटैक आ गया, मैनिपुलेशन ऑफ द सिटीजन्स आ गया, तो ये इस थ्रेट को हम क्या बोल देते हैं? नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है, अभी इसी मुद्दे पर यहाँ पर बात चल रही है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी यही बात करी है कि जो प्रेजेंट सिनारियो, वर्ल्ड सिनारियो चल रहा है, उसको देखते हुए हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या इंडिया भी रेडी है इस टाइप ऑफ वॉर के लिए? हाउ मच आर वी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ वॉर? हमारे क्या यहाँ पे हमने स्टेप्स लिए हुए हैं, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन द व्यू ऑफ करंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो, ये क्या इंडिया के पास है या नहीं है? अब इसके ऊपर जितनी भी बातें होंगी, जितना इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद एक फाइनल आउटकम होगा, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज रिलेटेड टू दी बिट्रोथल्स। बिट्रोथल्स क्या होता है, यहाँ पे सिंपली अगर हम समझे चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड बिट्रोथल्स दोनों में क्या फर्क है। चाइल्ड बिट्रोथल्स क्या होते हैं, चाइल्ड बिट्रोथल्स इज दी एंगेजमेंट। यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की जो एक्ट बनाई हुई है उसमें क्या नाम दिया गया है कि चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड, लेकिन ये चाइल्ड मैरिज तो है नहीं, इसमें क्या है एंगेजमेंट कर दी गई है। को हैबिटेशन हो सकता है, जो आप बच्चे हैं वो साथ में रह भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज तो हुई नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एंगेजमेंट हुआ है। इसका एक दूसरा रूप भी है कि बचपन में ही शादी फिक्स कर दी है एंड बाद में जाके जब वो अडल्ट होते हैं तब वो शादी कर देते हैं, हालांकि दैट इज लीगल, ठीक है। एक मैरिजेबल एज के बाद अगर वो कोई हैबिटेशन होता है दैट इज लीगल, लेकिन एंगेजमेंट के नाम पे, बिट्रोथल्स के नाम पे क्या कोहैबिटेशन जब कराते हैं दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पर हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं दैट द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन फ्राइडे हेल्ड दैट चाइल्ड बिट्रोथल्स यूज्ड एज अ क्लेवर प्ले टू डक पनिशमेंट अंडर द प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, जो पनिशमेंट है उस एक्ट, उस कानून के अंडर जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया हुआ है उसकी पनिशमेंट से बचने के लिए लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। बहुत सारी एनजीओज ने भी रिपोर्ट किया है कि जो आपकी एक्ट है 2006 में एक्ट ये लागू करी गई थी, लगभग 20 साल होने वाले हैं। तो अगर हम देखें वैसे 18 ईयर्स हैं, लेकिन लगभग 20 साल होने वाले हैं। तो 20 साल के बाद भी जो सिचुएशन है इसमें जो केसेस हैं वो अलार्मिंगली राइज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ चाइल्ड बिट्रोथल्स। तो इसके लिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। सरकार को गाइडलाइंस भी दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे बात करी गई है एंटी चाइल्ड मैरिज लॉ वाज वेग ऑन चाइल्ड बिट्रोथल्स। जो हमने लॉ बनाया, कानून बनाया हुआ है, वो यहाँ पर बिल्कुल वेग साबित हुआ है बिकॉज ये कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। जो आप यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जो भी माइनर की शादी होती है अगर वो बिट्रोथल में आता है तो उसको आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डाल के उसके साथ ट्रीट कीजिए। अगर ये प्रेजेंट जो लॉ है, जो कानून है प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर ये उस बिट्रोथल को कवर नहीं कर रहा है तो आप उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसके अंडर आप उसको कवर कीजिए, बट इनको स्टॉप करना जरूरी है, ठीक है। देन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब दुनिया 1979 के टाइम पे प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन यहाँ पे इसकी बातें कर रही थी 1979 में, तो इंडिया के लिए तो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है वो चीज़, वो गोल प्राप्त करना, बिकॉज 21st सेंचुरीज में आप देख रहे हो कि चाइल्ड मैरिजेस के केस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें दुनिया 1979 में 1980 में ये बात करके बैठी है कि प्रोहिबिशन करना है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो ये जो आपके चाइल्ड बिट्रोथल्स हैं इससे क्या नुकसान क्या है कि चाइल्ड की ऑटोनॉमी को हैम्पर कर रहे हैं, फ्री विल को हैम्पर कर रहे हैं, राइट, एंड उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसको भी ये इंक्रीज करते हैं चाइल्ड बिट्रोथल्स। देन इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि पेट्रियार्कल, जो भी अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विमेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर मेल चाइल्ड है तो उसकी भी बात हो रही है, राइट। तो कोई बॉय है तो उसमें क्या इंपैक्ट आता है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पीयर प्रेशर है बच्चे के ऊपर या किसी मतलब अंडर एज जो लड़का है उसके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत आता है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल वायलेंस है या डोमेस्टिक वायलेंस है चाइल्ड ब्राइड्स के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं वो नहीं, वो तो ग्रसित हैं ही हैं इस वायलेंस से, लेकिन जो लड़के हैं उनका भी माइंड यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, उनको भी बचपन से ये सिखाया जाता है, जो उनका पीयर ग्रुप होता है या फैमिली ग्रुप होता है, दैट यू हैव टू डोमिनेट ओवर हर, ठीक है, बिकॉज हमारी सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल माइंडसेट से है। सो दैट जजमेंट स्टेटेड दैट अ मिक्स ऑफ पेट्रियार्कल बिलीफ्स अबाउट मेल डोमिनेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स ऑफन लीड यंग बॉयज टू कमिट वायलेंस अगेंस्ट देयर चाइल्ड ब्राइड्स। तो फिर इससे क्या है, वो उनका मारना पीटना शुरू करेंगे, सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये सेक्सुअल अब्यूज बढ़ती जा रही है, सेक्सुअल अब्यूज के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो दिस वाज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। दिस CEDAW was adopted in 1979 by the UN General Assembly। होलिस्टिकली इसको अडॉप्ट किया गया था एंड लेटर ऑन 1993 में एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है, इसको हम कभी कभी वियना डिक्लेरेशन के नाम से भी जान लेते हैं। तो 1993 में डिक्लेरेशन हुआ है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर। एंड देन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो SDG 5 में विमेन इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी की बात भी करी गई है। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, राइट, 2006 की, तो इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, चाइल्ड कौन है, चाइल्ड मैरिज क्या है, माइनर क्या है और इसके लिए पनिशमेंट क्या है, कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दैट चाइल्ड कौन होगा यहाँ पर,
अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल अगर 21 ईयर से नीचे है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मेल चाइल्ड है तो वो चाइल्ड कब कहलाया जाएगा, अगर उसकी एज 21 ईयर से कम है। और कोई भी अगर यहाँ पे लड़की है तो उसकी एज 18 ईयर से अगर कम है तो उसको भी हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे। और अगर कोई भी इनमें से चाइल्ड है, दो इंसान हैं, उन दोनों की शादी हो रही है, उन दोनों में से या तो दोनों ही बच्चे हो, राइट, 18 और 21 से कम हो, या फिर दोनों में से एक, या लड़का या लड़की दोनों में से एक अगर यहाँ पे मैरिजेबल एज से कम है तो उसको हम चाइल्ड मैरिज मानेंगे। दोनों हो या एक भी हो उसको हम चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में डालेंगे। देन माइनर की डेफिनेशन क्या है? माइनर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875, जो भी इंसान 18 साल की उम्र से कम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? माइनर बोल देते हैं। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है 2 years एंड अ फाइन, 2 साल तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकती है सजा। और यहां पर अगर हम बात करें जो ये ऑफेंस है, अगर ये ऑफेंस पकड़ा जाता है तो दिस इज कॉग्निजेबल, ठीक है, दिस इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल की अगर हम बात करें, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल मतलब वारंट, विदाउट वारंट अरेस्ट यहां पर हो सकता है और बेल भी नहीं मिलेगी। इतना हद तक ये हमने क्राइम इसको माना हुआ है। तो इट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, तो यहां पर क्या है, आपका जो ऑफेंस है दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, राइट। तो गाइडलाइंस क्या दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार के लिए? तो यहां पर बात करी जा रही है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको उनकी उम्र के हिसाब से सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि जो सेक्सुअलिटी है वो पीयर प्रेशर, पीयर जो ग्रुप है उनका वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए, पेट्रियार्की उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। जो सही चीज है वो उनको उम्र के हिसाब से बताई जानी चाहिए, एक रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए अपने अपोजिट जेंडर के लिए, राइट। देन उसके बाद जैसे हमने ओपन डेफिकेशन फ्री ड्राइव चलाई थी हर एक गांव में कि हर एक गांव को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, इसी प्रकार से यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार को चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज ड्राइव चलानी चाहिए। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, राइट। उसमें बताया जाना चाहिए कोई भी इंसान रिपोर्ट करना चाहे कि चाइल्ड मैरिज यहाँ पर एक इंस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बाल विवाह हो रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग हो सके। साथ में जो गर्ल्स ऑप्ट आउट कर देती हैं चाइल्ड मैरिज से, उनके लिए एक कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। बिकॉज अगर फैमिलीज करा रही हैं और लड़की ने अगर ना बोल दिया है तो वहां पर लड़की या फिर लड़का, कोई भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर वो उस शादी से ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो परिवार ने तो बेदखल कर देना है, ठीक है। तो परिवार जब बेदखल कर देगा तो उनके लिए कुछ कंपनसेशन, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट जरूर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें एनुअल बजट की, तो एक एनुअल बजट सपोर्ट देना चाहिए जो भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करते हैं और जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी पैसा दिया जाना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर भी जैसे अगर कोई अपना धर्म को लेके आए कि ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, कोई भी धर्म है तो वो अपने पर्सनल लॉज को जब लेके आए कि हमारा धर्म तो ये हमें अलाउ करता है, तो वहां पर आपका PCMA दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वो प्रिवेल करना चाहिए। आपको बोलना है कि ये आपका जो पर्सनल लॉ है यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, यहाँ पर PCMA विल प्रिवेल, ठीक है जी। लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड कर्म योगी सप्ताह, ठीक है, कर्म योगी सप्ताह। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिशन कर्म योगी। मिशन कर्म योगी विल बी इंपॉर्टेंट। मिशन कर्म योगी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर UPSC एस्पिरेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दैट मिशन कर्म योगी इनिशियली वाज लॉन्च्ड इन 2020 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये इन्होंने ये मिशन कर्म योगी लॉन्च करा था, राइट। देन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एम क्या है इसका, टू क्रिएट अ फोर्स ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स की एक कॉम्पिटेंट टीम हमें क्रिएट करनी है, रूटेड इन इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस देनी है, नेशनल इश्यूज को कैसे प्रायोरिटाइज करना है और पब्लिक सर्विस जो आपकी डिलीवरी है उसको कैसे एफिशिएंट बनाना है। मेनली ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए हैं। जो कवरेज है दैट इंक्लूड्स ऑल दी सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं, उनको भी इस मिशन कर्मयोगी में इंक्लूड किया गया है। लेकिन खास बात क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एजेंसी हो, किसी में भी अगर सिविल सर्वेंट्स एम्प्लॉयड है वो सभी इसमें कवर होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयड, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें बस बात करी जा रही है कि एम्पावर करना है सिविल सर्वेंट्स को, ताकि जब से चैलेंजिंग सिचुएशंस आए उनके साथ वो डील कर सके एंड सिटीजन सेंटर्ड स्ट्रैटेजी बना सके और फैसिलिटेटर्स के तहत वो एक्ट कर सके, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब
subscribe the channel. Thank you and have a nice day.